नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी के 76 वीडियो के सीरीज में आज हम सीरीज 4 में जिला अमेठी की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हर जिले के वीडियो में हमने उस जिले का इतिहास, भूगोल, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वहाँ का सेंसस, वहाँ का पर्यटन स्थल, वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की चर्चा की। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स की हमने बात की है और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की चर्चा की। ठीक उसी पैटर्न पे हम आज जिला अमेठी की भी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं जिला अमेठी को। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जिला अमेठी जो है का जो मंडल है वो जिला अमेठी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि इसका जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र जाना जाता है। अवध क्षेत्र के रूप में इसे एक पहचान मिली हुई है। इस जिले का गठन दो जिलों के 5 तहसीलों को काट करके बनाया गया है। वो जिले कौन कौन है, वो 5 तहसीलें कौन कौन है, आगे हम चर्चा करेंगे। उन 5 तहसीलों को काटकर 1 जुलाई सन 2010 को अमेठी जिला अस्तित्व में आया था। इस जिले का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आता है गौरीगंज। वो मुख्यालय कौन सा आता है? वो मुख्यालय आता है गौरीगंज। इस जिले से कुछ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे गुजरते हैं। नेशनल हाईवे जो गुजरता है वो है नेशनल हाईवे मतलब NH-28, NH-128, NH-233A, NH-233B। ये आपके जो है 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इसके अलावा एक स्टेट हाईवे गुजरता है और वो स्टेट हाईवे कौन सा है? SH-30। ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से हर जिले का एक जिला एक उत्पाद को चिन्हित किया गया है, उसी तरीके से अमेठी में ODOP के रूप में मुंज उत्पाद को प्राथमिकता दी गई है। इसको ODOP के रूप में चिन्हित किया गया है। ये मुंज उत्पाद क्या है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे मुंज कहते किसको हैं। मुंज एक प्रकार की घास होती है जिसे लोकल लैंग्वेज में सरपत कहते हैं। सरपत नाम बताने पे बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सरपत एक 12 मासी घास होती है जो काफी एक हाइट लिए हुए होता है और इस सरपत से हम बैठने का पीढ़ा बनाते हैं, सरपत से हम बैग बनाते हैं, सरपत से हम चेयर बनाते हैं, तो इनका हम यूज करते हैं। तो अमेठी में जो ODOP के रूप में चिन्हित किया गया है उसे मुंज उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को एक पहचान दिलाने के लिए, एक खेल को पहचान देने के लिए एक जिला एक खेल का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। हर जिले में इसको भी लागू किया गया है और अमेठी में भी ODOS जो एक जिला एक खेल के रूप में चिन्हित किया गया है उसमें एथलेटिक्स को चिन्हित किया गया है। मतलब अमेठी में जो ODOS है वो है एथलेटिक्स। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि अमेठी जनपद अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसका जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अमेठी जिले का जो गठन हुआ है वो 1 जुलाई 2010 को हुआ। ये 2 जिलों से कट करके बना है, 2 जिलों की 5 तहसील से मिलकर बना है। वो जिले कौन से हैं, वो तहसील कौन सी है पांचों, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसका मुख्यालय गौरीगंज है। यहां से 4 नेशनल हाईवे NH गुजरते हैं, NH-28, NH-128, NH-233A, NH-233B और एक स्टेट हाईवे गुजरता है वो है SH-30। ODOP के रूप में यहाँ पे जो प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया है वो मुंज उत्पाद है। मुंज एक प्रकार की घास होती है जिसे लोकल लैंग्वेज में सरपत कहते हैं। यह एक 12 मासी घास होती है। इसको आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट्स को। और अमेठी जिले का जो ODOS चिन्हित किया गया है वो है एथलेटिक्स। अब हम आते हैं अमेठी जिले के गठन की बात। अभी हमने शुरुआत में पहले बोल रहे थे हम कि अमेठी जिले का गठन कब हुआ। 72वें जिले के रूप में अमेठी 72वां जिला बना था उत्तर प्रदेश का। 72वें जिले के रूप में 1 जुलाई सन 2010 को अमेठी अस्तित्व में आया। यह 2 जिलों के 5 तहसील से मिलकर बना है। वो जिले कौन से हैं, वो तहसील कौन सी है, आइए हम जानते हैं। सुल्तानपुर जिले का अमेठी तहसील, गौरीगंज तहसील और मुसाफिरखाना तहसील, जबकि रायबरेली का सालो तहसील और तिलोई तहसील।
सुल्तानपुर जिले का अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तहसील, वहीं रायबरेली जिले का सालू तहसील और तिलोई तहसील, ये 5 तहसील मिलाकर के अमेठी जिला अस्तित्व में आया 1 जुलाई सन 2010 को। अब देखिए, अमेठी जिले का जब गठन किया गया सन 2010 में, उस समय इस अमेठी जिले का नाम रखा गया था छत्रपति शाहू जी महाराज, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके अमेठी कर दिया गया। और इस नाम को बदलने के पीछे जो कारण दिया गया, वो कारण वहां के स्थानीय भावनाओं को केंद्र में रखा गया और उस क्षेत्र के संबंधित ऐतिहासिक पहचान को एक मुख्य कारण माना गया। इसलिए 2010 में जो अमेठी जिला बना वो छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से अस्तित्व में आया था, जबकि बाद में चलकर इसका नाम बदलकर अमेठी जिला कर दिया गया। अमेठी जिले के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 1000 साल से भी पुरानी है। राजा सोध देव सिंह, नाम याद रखिएगा, राजा सोध देव सिंह ने 1966 ईस्वी में तुर्की आक्रमणों के समय इस रियासत की नींव रखी थी। ये एक रियासत के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना की थी 966 ईस्वी में राजा सोध देव सिंह ने। राजा सोध देव का जो शासन काल था वो 966 से 1007 ईस्वी तक चला। राजा सोध देव सिंह जिन्होंने इस रियासत की नींव रखी, उनका जो शासन काल चला वो 966 से 1007 ईस्वी तक चला। अब आगे हम देखते हैं कि तुर्की आक्रमणों के बाद इन्होंने, राजा सोध देव सिंह ने अमेठी जिले की नींव रखी थी। तुर्की आक्रमणों के बाद अमेठी ने मुगल शासकों से चुनौतियां प्राप्त की, मतलब मुगलों का भी आक्रमण हुआ, जिससे इस क्षेत्र में इसके सामरिक महत्व को पता चलता है। अगर आक्रमणकारी आ रहे हैं किसी क्षेत्र में, किसी रियासत पे कब्जा करने के लिए, किसी जिले में, किसी राज्य में, इसका मतलब है कि वहां का कुछ न कुछ सामरिक महत्व होगा। तो ये जो तुर्की आक्रमणों के बाद जब ये मुगल शासकों से चुनौतियां प्राप्त हुई अमेठी जिले को, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि उसका कुछ न कुछ विशेष सामरिक महत्व रहा होगा। ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अमेठी को उनके क्षेत्रों में मिलाने के प्रयासों का प्रतिरोध किया गया, जिसमें कई घटनाएं शामिल है। अगर कोई आक्रमण होगा तो उसका प्रतिरोध भी होगा, और जब प्रतिरोध होगा तो उसको एक घटनाओं के रूप में कहीं ना कहीं वर्णन उसका मिलेगा। एक और जो यहां एक पॉइंट आता है जिसकी मैं चर्चा कर दूं, 1842 में राजा विशेश्वर बख्श सिंह का निधन हुआ। अमेठी के राजा थे, उनका निधन 1842 में हुआ था, राजा विशेश्वर बख्श सिंह। उनके निधन के बाद उनकी रानी ने सती की घटना को अंजाम दिया, मतलब वो सती हो गई। राजा के निधन के बाद, राजा विशेश्वर बख्श सिंह के निधन के बाद उनकी रानी, उनकी पत्नी सती हो गई। इसका वर्णन वहां के लोकल कथाओं में वर्णित है। अब हम आते हैं यहाँ की कुछ सांस्कृतिक परंपराओं पे, और यहाँ की जो स्थानीय धारणाएं हैं उसकी बात हम करते हैं। दुर्दरिया एक वहां की स्थानीय परंपरा है, जिसमें अमेठी जिले की महिलाएं प्रत्येक बुधवार को सती महारानी मंदिर में एकत्रित होती हैं। इस परंपरा के दौरान महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चन करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुर्दरिया प्रथा कहां पे प्रचलित है, दुर्दरिया प्रथा जिला अमेठी में प्रचलित है। जिला अमेठी की जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक बुधवार को इस मंदिर में, इस सती महारानी मंदिर में एकत्रित होती हैं, पूजा पाठ करती हैं और यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये यहाँ की एक स्थानीय परंपरा है जिसे दुर्दरिया कहा जाता है। राजा लाल माधव सिंह से लेकर राजा भगवान बख्श सिंह
और उनके उत्तराधिकारी वंशजों तक के शासकों का प्रारंभिक संदर्भ अमेठी के शासन में महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाता है। अमेठी में अगर हम कुछ लोगों की चर्चा करें, कुछ राजाओं की चर्चा करें, तो उसमें नाम आता है राजा लाल माधो सिंह, राजा भगवान बख्श सिंह और उनके उत्तराधिकारियों का। 19वीं सदी में जब अमेठी में रेल लाइनें बिछी, रेलवे आया, तब यहां से अमेठी के विकास को एक दिशा मिली, जो वहां के धीरे धीरे विकास की एक गति को प्राप्त करना सुनिश्चित होने लगा। शहर के विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के संबंधों के साथ साथ उसकी समकालीन पहचान को आकार दिया गया। मतलब अगर आपसे कोई चर्चा करता है कि अमेठी का विकास कब से माना जा सकता है, तो आप बेझिझक इस बात को बोल सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब अमेठी में रेल लाइनें बिछी, रेलवे का आगमन हुआ, तब से हम अमेठी के विकास को चिन्हित कर सकते हैं। अमेठी की जब सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला की बात होती है, तो उसमें यह बात कही जाती है कि अमेठी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्मारक वहां देखे जा सकते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी और प्राचीन मस्जिद। ये यहां पे वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी जो एक कवि थे, उनका मकबरा भी अमेठी में स्थित है, उसे भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो यहां पे आपको दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि अमेठी की अगर सांस्कृतिक पहचान की बात की जाए, तो वहां पे हनुमानगढ़ी और प्राचीन मस्जिदें जो हैं वो वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में मानी जाती हैं। इसके अलावा एक प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा जो कि अमेठी में स्थित है, यह भी सांस्कृतिक प्रतीक का एक पहचान है। अब हम अमेठी का जो स्थान है, किन अक्षांशों और देशांतर के बीच में अवस्थित है अमेठी, अब उसकी हम बात करते हैं। अमेठी 26 डिग्री 9 मिनट उत्तर अक्षांश और 81 डिग्री 49 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इसके अलावा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 101 मीटर है। जनरली प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं किसी जिले के बारे में, फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइए ऐसे पॉइंट से। आपको हमने शुरुआत में बताया कि अमेठी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो अमेठी जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 2329.11 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं, जो भी 75 जिले हैं, उनकी सीमाएं किन्हीं न किन्हीं जिलों से टच में है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो दिशाओं से हैं उसे कहीं ना कहीं वो टच करती हैं। इन चीजों से अमेठी कहीं अछूता नहीं है। इसी तरीके से अमेठी के उत्तरी हिस्से में वो अयोध्या को टच करता है, जबकि दक्षिण भाग में प्रतापगढ़ को और पश्चिम में दो जिलों को टच करता है। पहला वो बाराबंकी है, दूसरा रायबरेली है। और अमेठी का जो पूर्वी हिस्सा है वो सुल्तानपुर से टच करता है। मतलब अमेठी जिला 5 जिलों से टच होता है। उत्तर में अयोध्या, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में बाराबंकी और रायबरेली और पूर्व में सुल्तानपुर। अगर हम यहां के भूमि की बात करें, जमीन की बात करें कि यहां की जमीन कैसी है, तो अमेठी जिले की भूमि लगभग समतल है। अमेठी जिले की जो भूमि है वो लगभग समतल है, और ये जमीन समतल होने के कारण कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जा सकता है। और इसी से हम एक बात को लिंक कर सकते हैं कि अमेठी जिले का
कि लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर है। देखिए, एक सामान्य सी बात को आपने समझ लिया कि अमेठी जिले की जो जमीन है वो समतल है, अधिकांश जमीनें समतल हैं, और जब समतल है तो वहां खेती करना आसान है, और जब खेती करना आसान है तो वहां के लोगों का मुख्य वो व्यवसाय बना हुआ है। मतलब अमेठी जिले की जो अर्थव्यवस्था है वहां वो मुख्यतः कृषि आधारित है। ऐसा नहीं है कि वहां उद्योग नहीं है, उद्योग हैं, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है अमेठी जिले का वो कृषि कार्य में संलग्न है। अब हम यहां के ऋतुओं की बात कर लें। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का जो महीना होता है वो मार्च से मई के बीच होता है। जो मानसून आता है मतलब बरसात का जो सीजन होता है वो जून से सितंबर का होता है। जो शरद ऋतु होती है वो मानसून के जस्ट बाद का समय होता है, और जो शीत ऋतु होती है वो नवंबर से फरवरी के बीच होता है। दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंडा यहां होता है, यहां का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री के बीच फ्लैक्चुएट करता है। मतलब दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड अमेठी में पड़ती है। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी हम जब यहाँ के भूमि समतल भूमि की बात कर रहे थे तो हमने बताया आपको कि समतल भूमि होने के कारण यहाँ कृषि करना आसान है, और यहाँ के अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। वो बातें आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रही हैं। अब अगर हम अमेठी जिले के प्रति व्यक्ति आय की बात करें, देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो 2011-12 का डेटा दिया गया है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यही डेटा आपको उपलब्ध है। आधिकारिक जो डेटा है हम उसी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो आधिकारिक डेटा 2011-12 के रूप में उपलब्ध है। और उस डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में अमेठी का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 19,896 रुपए थी 2011-12 में, जो कि राज्य के औसतन 30,052 रुपए से 10,156 रुपए कम है। मतलब उत्तर प्रदेश की अगर एवरेज इनकम निकाल लिया जाए तो वो 30,052 रुपए है, जबकि अमेठी जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। और कितना कम है? लगभग 10,000 रुपए कम है। अगर हम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से अगर इसकी तुलना करें तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 60,603 रुपए से 40,700 रुपए कम है। मतलब राष्ट्रीय आय जो थी प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में वो 60,603 रुपए थी। उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 30,052 रुपए, और अमेठी जिले की जो प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में थी वो 19,896 रुपए। इस आधार पे अमेठी को उत्तर प्रदेश के गरीब जिलों में शामिल किया जाता है। अभी हमने आपको जब एग्रीकल्चर वाली बात हम बता रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अमेठी में उद्योग नहीं है। अमेठी में भी उद्योग है, लेकिन कम है, वहां का प्रोडक्शन कम है। वहां की जो मूल अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अमेठी में जो उद्योग हैं वो मुंज उद्योग, जिसे ओडीओपी का दर्जा प्राप्त है। मुंज उद्योग के बारे में हमने बताया कि मुंज कहते किसको है? मुंज एक 12 मासी घास होती है जिसे लोकल लैंग्वेज में सरपत कहा जाता है। मुंज उद्योग है, यहां पे उर्वरक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। जबकि जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग लगभग हर जिले में पाई जाती हैं, और एक सामान्य सा लघु उद्योग हर जगह पाया जाता है। तो आपको बहुत याद करने की चीजें जरूरत है नहीं, ये तो आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी जान सकते हैं कि हर जिले में जो है लगभग यूपी के हर जिला कृषि आधारित है। लकड़ी का फर्नीचर बनता है, मरम्मत होता है, सर्विसिंग होता है। तो ये एक लघु उद्योग है जो लगभग हर जिले में ये चीजें पाई जाती हैं।
देखिए आगे आपके सामने ये है मुंज उद्योग। अभी हम मुंज उद्योग की 2 बार चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में। मुंज के बारे में बताया गया है कि यह 12 मास उगने वाली एक घास है जिसे स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में सरपत कहा जाता है। मुंज मतलब सरपत। और यह कहां पाई जाती है? यह मुख्य रूप से अमेठी जिले में पाई जाती है। अमेठी जिले के निचले भूभागों में पाई जाती है। हमने आपको बताया था कि इस सरपत का, मुंज का प्रयोग किस लिए करते हैं? स्टूल बनाने में, थैला बनाने में, पावदान बनाने में, रस्सी बनाने में, पेन का जो स्टैंड होता है आप टेबल पे रखते हैं, वो पेन स्टैंड बनाने में, चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, इस तरीके के ढेर सारे प्रोडक्ट्स के लिए मुंज का उपयोग किया जाता है। अगर आपको समझना है तो ये पिक्चर यहां दिया गया है। देखिए ये मुंज से बना हुआ है। पानी का जो बॉटल होता है, उस बॉटल का जो ये कवर लगा हुआ है, ये देखिए मुंज से बना हुआ है। ये पानी को ठंडा रखता है, पानी को गर्म नहीं होने देता। तो मुंज के ढेर सारे उपयोग हैं और मुंज अधिक मात्रा में अमेठी में पाया जाता है, इसलिए ओडीओपी के रूप में मुंज का प्रयोग किया जाता है। मुंज को एक ओडीओपी का दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं कि अमेठी जिले में विश्वविद्यालय और कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सिर्फ आप नाम याद रखिए, सिर्फ नाम से आपको मतलब है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए ये इसलिए यहां पे लिख दिया गया है, चर्चा की गई है कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको मैच करा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर किसी रूप में इंटरव्यू में पूछा जाता है किसी ऐसे कैंडिडेट से जो इस जिले का या अगल बगल जिले के रहने वाले हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, सरकारी मेडिकल कॉलेज अमेठी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको मैच करने के लिए आएगा, जनरली नहीं आएगा। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, सैटेलाइट कैंपस अमेठी। देखिए इसमें जो पॉइंट दिए गए लगभग ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिए कि अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। ये चीजें प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सैटेलाइट कैंपस, ये चीजें अमेठी में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है अमेठी जिले के अस्तित्व में आने को लेकर के। आपको पहले ही बता दिया गया कि 1 जुलाई 2010 को अमेठी जिला सुल्तानपुर और रायबरेली के 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। रायबरेली की एक तहसील को शामिल किया गया था, जो 5 तहसीलें शामिल की गई थी 2010 में अमेठी के अस्तित्व के समय। उसमें एक तहसील थी रायबरेली की सलोन। उस सलोन तहसील को 2013 में अमेठी से निकाल करके लखनऊ डिवीजन में शामिल कर दिया गया। लखनऊ डिवीजन के रायबरेली जिले में शामिल कर दिया गया। अब आपको यह बात ध्यान रखने की जरूरत है, आपने पढ़ा कि 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर के 3 तहसील अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तथा रायबरेली जिले की 2 तहसील सलोन और तिलोई, मतलब 5 तहसीलों को मिलाकर के अमेठी जिला अस्तित्व में आया। जबकि रायबरेली जिले के जो सलोन तहसील को 2013 में शामिल किया गया था, उसे 2013 में लखनऊ डिवीजन में शामिल करते हुए रायबरेली जिले में सम्मिलित कर दिया गया, अमेठी जिले से वापस कर दिया गया। अब अगर हम उसकी बात करेंगे तो अमेठी जिले में रायबरेली और सुल्तानपुर की 4 तहसीलें ही सिर्फ शामिल रह गई हैं। अब हम बात करते हैं अमेठी के प्रशासनिक व्यवस्था की। यहां का जो क्षेत्रफल है 2329 वर्ग किलोमीटर है।
आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मंडल की चर्चा हमने आपको की है। अयोध्या मंडल के अंतर्गत जिला अमेठी आता है। यहाँ पे 13 ब्लॉक हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंटरव्यू देने वाला कोई छात्र इस जिले का रहने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ एक लोकसभा सीट है और यहाँ पे जो विधानसभा है वो 4 विधानसभाएं हैं। उन 4 विधानसभाओं के नाम है अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर और तिलोई। ये 4 विधानसभा और एक लोकसभा मिलाकर के अमेठी जिले का अस्तित्व मतलब प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आता है। यहाँ पे ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो 682 है, कोई जरूरत नहीं। तहसील 4 रह गए। अभी आपको हमने बताया था कि सलोन को वहां से निकाल करके रायबरेली में शामिल कर दिया गया, तो वो एक तहसील घट गई, तो अब 4 तहसील बच गई। गांवों की संख्या 995 है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अमेठी जिले की जनगणना की चर्चा करते हैं और ये जो जनगणना की बात की जा रही है ये आधिकारिक डेटा है जो हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है। ये अभी तक का सबसे अपडेट डेटा है। जो 4 तहसीलें हैं उन तहसीलों की जनसंख्या की बात यहां करते हैं हम। 2011 जनगणना में जो जनसंख्या थी अमेठी की थी वो 4,47,330, गौरीगंज के 3,90,935, मुसाफिर खाना 7,09,816, तिलोई 5,02,052। ऐसी जनसंख्याओं को याद करने का कोई अर्थ नहीं है। लोकल छात्रों के लिए जो अमेठी के रहने वाले हैं उनको सिर्फ याद इतना होना चाहिए कि अमेठी की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20,50,133 है। सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। अब हम कुछ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, मतलब जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो और अनुसूचित जाति जनसंख्या क्या है यहाँ की। कुल जनसंख्या की चर्चा अभी हमने पीछे कर लिया है, 20,50,133। जो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 880 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 59.14%, जबकि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही शानदार है, वो है 1976। और जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है 5,12,215। अमेठी की कुल जनसंख्या का लगभग 25% यहां पे अनुसूचित जाति की संख्या है। अब हम कुछ पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। हमने शुरुआत में चर्चा की थी मलिक मोहम्मद जायसी मकबरे की। ये मध्यकालीन भारत के एक सूफी संत हुआ करते थे। वह जायस नामक स्थान से उनका संबंध था, इसीलिए उनके नाम में जायसी लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी साहब मध्यकालीन भारत के एक सूफी संत हुआ करते थे और इनका जो संबंध था वो जायस नामक स्थान से था। जायस नामक स्थान से संबंध होने के कारण ही इनके नाम में जायसी लिखा गया था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे आखिरी कलाम और पद्मावत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा चुका है। पद्मावत का संबंध मलिक मोहम्मद जायसी से, आखिरी कलाम का संबंध मलिक मोहम्मद जायसी साहब से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अमेठी जिले का एक धाम है जो काफी फेमस है, उसका नाम है नंदमहर धाम। नंदमहर धाम यह स्थान भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम, श्री नंद बाबा जी एवं वासुदेव जी से संबंधित है।
अमेठी जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे मंदिर भी कह सकते हैं एक रूप से। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम, श्री नंद बाबा और श्री वासुदेव जी का स्थान माना जाता है। अब हम गड़ा माफी की चर्चा करते हैं। यह भी एक धाम है जो कि गौरीगंज से लगभग 7 किलोमीटर दूर माधोपुर ग्राम में है। यहां भगवान श्री हनुमान जी की तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गढ़ा माफी धाम अमेठी से संबंधित है, जो कि गौरीगंज से लगभग 7 किलोमीटर दूर माधोपुर ग्राम से है। यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। अभी तक हम लोगों ने अमेठी जिले के लगभग ओवरऑल एक व्यू ले लिया। वहां की भौगोलिक स्थिति हो, वहां का इतिहास हो, वहां के एग्रीकल्चर हो, वहां का उद्योग हो, इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। कुछ प्रसिद्ध धर्मस्थल की चर्चा की, कुछ मकबरों की चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि अमेठी जिला क्यों चर्चा में रहता है, या अमेठी जिला की पहचान किन व्यक्तित्वों के कारण रही है, उनकी चर्चा हम यहां करेंगे। मतलब हम अमेठी जिले के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में राहुल गांधी जी हैं, जो अमेठी जिले से कई बार सांसद रह चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हैं, जिनका संबंध अमेठी से रहा है। राजीव गांधी साहब के बारे में सारे लोगों को पता होगा। वह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1984 से 1989 के बीच। तकनीकी और संचार क्षेत्र में पहल करके भारत को 21वीं सदी की ओर अग्रसर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, वह स्वर्गीय श्री राजीव गांधी साहब का माना जाता है। अब हम गांधी परिवार के एक और व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे। इन्हें 2 रूपों में जाना जाता है। पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के, और मारुति उद्योग कार की परियोजनाओं की पहल के लिए। 1980 में एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें इनकी मौत हो गई थी। संजय गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1980 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान में अमेठी से संबंध रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी जी की। यह चर्चा में इनके आने का जो प्रमुख कारण था, वो गांधी परिवार का जो दबदबा अमेठी में था, 2019 में इन्होंने उस दबदबा को तोड़ दिया और राहुल गांधी जी को हराकर अमेठी की सांसद बन गई। इसलिए स्मृति ईरानी जी अमेठी से इन कारणों से चर्चा में रही हैं और पिछले पूरे 5 साल चर्चा में रही हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक, जिनका नाम आप लोगों को परिचित होगा। नाम है मनोज मुंतशिर साहब, जो एक प्रसिद्ध गीतकार भी हैं और एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इनकी कुछ मूवी आई थी, बाहुबली, शिवाय और केसरी फिल्म से तेरी मिट्टी जैसे लोकप्रिय गीतों के लिए ये जाने जाते हैं। कुछ मूवी जो थी, जैसे बाहुबली थी, शिवाय थी और केसरी फिल्म में जो गाना था तेरी मिट्टी काफी चर्चित गाना था और इसके लिए मनोज मुंतशिर साहब को एक काफी सम्मान भी मिला था इस गाने को लेकर के। इसके अलावा हम 2 नामों की और चर्चा करेंगे, बाबू भूप सिंह और बाबू हिम्मत शाह।
ये लोग जो दोनों व्यक्ति थे, बाबू भूप सिंह और बाबू हिम्मत शाह, ये कोहड़ा जमीन के शासक थे जिनका अमेठी के क्षेत्रीय इतिहास में प्रमुख नाम था। बाबू भूप सिंह 1857 की भारतीय क्रांति के दौरान एक नेता के रूप में उभरे थे, जो उन्हें भारत में उपनिवेशी विरोध के अध्ययन से संबंधित अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति बनाता है। मतलब इतिहास में बाबू भूप सिंह और बाबू हिम्मत शाह जी का नाम याद किया जाता है, जिनका संबंध 1857 की भारतीय क्रांति से रहा है और ये कोहड़ा जमीन के शासक थे। अब हम कुछ करंट इशू पे बात करेंगे अमेठी जिले को लेकर के। अमेठी के 8 स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी मिली है। इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप द ओनली पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और आपको एक सूचना भी दे दूं कि द ओनली पीसीएस पे कुछ शॉर्ट्स हम लोग बनाते हैं एक एक पॉइंट का, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उस ऐसे वीडियो को आप देखना मत भूलें। उसमें थोड़े थोड़े टाइम लगते हैं, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड का एक वीडियो होता है और वो आपके लिए काफी उपयोगी होता है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलें। इसके लिए आप हमारे द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आसानी से आप तक पहुंचाई जा सके। तो अमेठी के जो 8 स्टेशनों का नाम बदला है, उनमें है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ कर दिया गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ कर दिया गया। कासिमपुर हाल्ट जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। मिसरौली को मां कालिकन धाम के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। जबकि अकबरगंज को मां अहुरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो 8वां रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदला गया है वो है वारिसगंज। वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये अमेठी के 8 ऐसे स्टेशन हैं जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। एक बार इस नाम को जरूर अपने माइंड में आप लोग याद रख लीजिएगा। कुछ करंट इश्यूज और भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मेगा निवेश अभियान। इस अभियान के अंतर्गत चंदौली, ललितपुर, बस्ती, एटा, बुलंदशहर और अमेठी जिला जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मुरादाबाद और झांसी सहित कई जिलों में आर्थिक वृद्धि तथा विकास को एक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इस उत्तर प्रदेश के मेगा निवेश अभियान के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं साइबर अपराध की। साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए 57 जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। उन 57 जिलों में एक जिला अमेठी भी शामिल है। 35 नए बाल आश्रय गृह राज्य में बनाया जाएगा, जिसका नाम एकीकृत आश्रय सदन रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 10 राही पर्यटक बंगलों के विकास के लिए लीज आधारित पीएसपी की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो शामिल किया गया है, इसमें अमेठी में मुंशीगंज को शामिल किया गया है। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेठी में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी के लगभग सभी जिलों में, सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो इतना डेट और वर्ष याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
अब हम बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा हमने जो सीरीज 3 बनाई है जिला अंबेडकर नगर, उसमें भी किया हुआ है। हम इस वीडियो में भी, जो कि जिला अमेठी का बना रहे हैं, इसमें भी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिला अमेठी से भी गुजर के जा रहा है, इसलिए आपको दोबारा रिवाइज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा कर रहे हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो लगभग 341 किलोमीटर की है। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो वो है 340.824 किलोमीटर, और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जो कि लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर में खत्म होता है। और लखनऊ और गाजीपुर जिलों के बीच में जो जिले आते हैं वो हैं बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ। हमने लखनऊ और गाजीपुर की चर्चा कर दी। लखनऊ से शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गाजीपुर पे खत्म होता है। लखनऊ और गाजीपुर के बीच में जो जिले पड़ते हैं वो है बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ। मतलब कितने जिले हो गए? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। मतलब 9 जिलों की सीमाओं से गुजरता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित जगह पे पहुंचता है। अब ये जो जिला अमेठी का वीडियो हमने बनाया, ये उत्तर प्रदेश के जो 75 जिलों की सीरीज हम चला रहे हैं नमस्ते यूपी के नाम से, ये सीरीज 4 था जो जिला अमेठी की चर्चा जिसमें हमने की है। इस वीडियो में हमने अमेठी के लगभग ओवरऑल व्यू की चर्चा कर दी है, उसके अलावा कुछ करंट मुद्दों पे चर्चा कर दी है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, संजय गांधी के विचारों ने भारतीय राजनीति और समाज में किस प्रकार के परिवर्तनों को प्रेरित किया? उनके प्रमुख योगदानों का विश्लेषण करें। अभी जब हम प्रमुख व्यक्तित्व बता रहे थे तो वहां पे हमने स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी की चर्चा की थी, उनके कार्यों की भी चर्चा की थी। तो आपके लिए ये एक आसान है, आप लिख सकते हैं और लिखने का प्रयास करिएगा। अमेठी उत्तर प्रदेश के ओडीओपी अभियान में कैसे शामिल है? इसके माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास में कैसे सहायक हो सकता है या हो रहा है या आगे होगा? देखिए, जब हम अंबेडकर नगर का वीडियो बना रहे थे तो हमने उसमें कहा था कि सिर्फ किसी एक जिले का नाम मत शामिल करिए। ऐसे प्रश्न आपको किसी भी जिले से रिलेट करके पूछा जा सकता है या ओवरऑल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा सकता है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से ओडीओएस को लेकर के भी हमने चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओएस योजना के तहत अमेठी जिले में किस खेल को प्रोत्साहित किया गया है? इस योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे खेल क्षेत्र में किस प्रकार के सामाजिक आर्थिक लाभ उम्मीद किए जा सकते हैं? देखिए, ये जो दोनों प्रश्न हैं ओडीओपी और ओडीओएस, इन दोनों प्रश्नों को किसी भी पर्टिकुलर एक जिले से मत जोड़ करके देखिए और इन दोनों प्रश्नों को जरूर लिखिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आप ऐसे प्रश्न को लिख पा रहे हैं या नहीं। और ऐसे प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओडीओपी और ओडीओएस को लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बताए गए जो फैक्ट्स हैं उन पे आप बिना किसी इधर उधर के भटके हुए आप आसानी से उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो फैक्ट्स, ये जो कंटेंट निकाले जा रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिए जा रहे हैं। तो ये आज हमारा सीरीज 4 रहा। इस सीरीज 4 में हमने जिला अमेठी की चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा नमस्ते यूपी कार्यक्रम
पसंद आ रहा होगा, आपका ढेर सारा प्यार भी हमें मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहा हो, तो हमारे द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे कंटेंट आपको आसानी से मिलते रहें। इसी के साथ इस सीरीज 4 को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सीरीज में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।